नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने मंगलवार को अपने 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें मौजूदा 74 विधायकों के टिकट काट दिए हैं तो 135 विधायकों को उनकी पुरानी सीट पर उतारा है। सवाल उठता है कि ममता बनर्जी ने इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट क्यों काटे। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ऐलान के साथ ही सियासी तपिश गर्म हो गई है। चुनावी जंग में टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के नो रिपीट फॉर्मूले को अपनाया है। बीजेपी अपने इस विनिंग फॉर्मूले को केंद्र से लेकर राज्य के चुनाव तक में आजमाती रही है और अब इस दांव से ममता ने बंगाल की सियासी जंग को चौथी बार फतह करने की पटकथा लिखी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी की तरह जीत भी वो दर्ज कर पाएंगी। बीजेपी ने नो रिपीट फॉर्मूले को गुजरात से शुरू किया था, जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा हिट भी रहा। बीजेपी चुनाव में पुराने चेहरों को हटाकर उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारकर विपक्ष के सारे गणित और दांव को बिगाड़ती रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल भी होगा, बड़ा दिलचस्प भी होगा कि बंगाल के इस चुनावी रण में इस नए नो रिपीट फॉर्मूले को आजमाने का जो दांव चला है ममता बनर्जी ने, ऐसे में क्या समीकरण बनेंगे, क्या सिनेरियो होगा जो ममता की दहाड़ है और बीजेपी की हुंकार है। इसके बीच में बंगाल में किसकी सरकार होगी, ये बहुत बड़ा सवाल भी है और दिलचस्प भी होगा। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जिस दिन बंगाल के लोग खुलकर सामने आ गए, टीएमसी की विदाई पक्की है। दिल्लीতে বিজেপি সরকার থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए साख का सवाल बना हुआ है। यही वजह है कि ममता अपने सियासी किले को बचाए रखने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की 294 सीटों में से 291 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और 3 सीटें अनित थापा के नेतृत्व वाली बीजेपीएम के लिए छोड़ दी है। ममता बनर्जी ने अपने मौजूदा 135 विधायकों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अपने 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे उतारे हैं, जिसे ममता के सियासी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह पर नए चेहरों को उतारने का दांव सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी की सरकार है। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के चलते एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होना स्वाभाविक होता है। ममता बनर्जी इस बात को भी जानती है कि सरकार से ज्यादा नाराजगी स्थानीय विधायक को लेकर है, जिसके चलते उन्होंने पुराने चेहरों की जगह पर नए उम्मीदवार को उतारने का दांव चला है। दरअसल टीएमसी के दिग्गज नेता पार्थ चैटर्जी, माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा जैसे वे कद्दावर नाम, जो कभी टीएमसी की कोर कमेटी का हिस्सा हुआ करते थे, भ्रष्टाचार में नाम जुड़ने के बाद पार्टी ने इन नेताओं से न केवल पूरी तरह से किनारा कर लिया है, बल्कि चुनाव में टिकट काटकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि घोटालों के दाग लेकर कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ सकता है। हर बार बंगाल चुनाव में ग्लैमरस का तड़का लगता आया है, लेकिन इस बार चेहरों की जगह जमीन से जुड़े नेताओं को टिकट दिया है। हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे। हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूंसी है और भवानीपुर इसको लीड करती है। बीजेपी लड़ने नहीं सकता, वो एजेंसी को काम पे लगा के उसके ऊपर निर्भर करके वोट लूट करते हैं, बोलते झूठ करते लूट। हम इसको केयर नहीं करते हैं। अगर कोई क्षमता है तो सामना सामनी लड़ने बोलो। बीजेपी हैव नो मोरल राइट और गार्ड्स टू ह्यूमिलिएट और टू इंसल्ट द बंगाल। कोई विकास नहीं किया, खाली पॉकेट में पैसा पूरा, नोटबंदी किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, झूठ बोला, लूट किया, जनता को नाम कटा, एनआरसी क्या और क्या क्या है, सेंसस टाइम में नहीं करता है। मैंने तो सुना इलेक्शन का बाद में वो डिलिमिटेशन भी करेगा, लेकिन वो डिलिमिटेशन करेगा पहले पब्लिक उसको डिलीट कर देगा। गलतफहमी में टीएमसी ना रहे। हर बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन अब जनता आपको बचने नहीं देगी।
क्या बंगाल बांग्लादेश बनेगा? क्या बंगाल रोहिंग्या मुसलमानों का केंद्र बनेगा? चुनाव तो होने दीजिए, एक गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और जो गुंडे आएंगे वो ध्यान रखो उल्टे लटका दिया जाएगा, जो कहा गया है सही होगा। अब ममता ने जो बड़ा दांव चला है उसमें क्या बीजेपी ममता को मात दे पाएगी और ममता के लिए कौन सी चुनौतियां होंगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल ममता बनर्जी ने अपनी ताकत का परिचय हमेशा दिया है। पश्चिम बंगाल में 34 साल लंबे चले वामपंथी शासन को ममता बनर्जी ने सत्ता से बेदखल किया था। साल 2011 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो न केवल उनके विरोधियों बल्कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी उनके शासन चलाने की क्षमता को लेकर शंका जाहिर की थी। उनकी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी संशय जताया गया, लेकिन बीते 15 सालों में इन शंकाओं और सवालों का जवाब खुद बंगाल की राजनीति ने ही दे दिया। ममता बनर्जी एक नहीं लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई और अब जब पश्चिम बंगाल एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ममता बनर्जी चौथी बार तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बनकर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में ममता अगर अपनी पार्टी को फिर से जीत दिलाती हैं, तो वो पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती हैं जिन्होंने लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास बनाया हो। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के विरोध में पीडीएस स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, मंत्रियों नौकरशाहों की गिरफ्तारी आदि मुद्दों की गूंज सुनाई दी थी। विधानसभा चुनाव में शहरी इलाकों में इस मुद्दे पर वोट डाले जा सकते हैं। शहरी इलाकों में खासकर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में ममता के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है, तो उसे नियंत्रित करने की चुनौती होगी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा था कि वह एसआईआर के कारण वोटर लिस्ट से किसी का नाम नहीं कटने देंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वक्फ कानून को वो राज्य में लागू नहीं होने देंगी, लेकिन ये दोनों ही वादे वो पूरा नहीं कर पाई। तो इन दोनों ही चीजों को लेकर भी एक तबके में नाराजगी महसूस की जा सकती है। सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बरेंसी है कि चेहरा बदल दो लेकिन पार्टी वही रहेगी। इसलिए हमारी उम्मीद है कि जिस ढंग से भाई आम जनों की समस्या के निवारण की बात आप नहीं करते हैं, आप केवल और केवल एक ही बात करते हैं भावनात्मक मुद्दे, तो इस बार पश्चिम बंगाल में चक्रव्यूह में ममता दीदी फंस गई हैं। देखो ऐसा है कि बंगाल में क्या स्थिति है, बंगाल में हर जगह आप अगर देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की विदाई के बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अब जब विदाई के बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उन्हें मालूम है कि ये फील्ड में फिसड्डी होने साबित होने वाली है। अब जो है वो नया पुराना एक्सपायर कम्युनल फार्मूला लेकर फिर से घूम रही हैं और इस बोझ को पश्चिम बंगाल की जनता अपने सर से उतारना चाहती है और कुशासन को खत्म करके सुशासन चाहती है। इधर तारीखों की घोषणा से ठीक पहले तक हो रही घोषणाएं जैसे महिला वोटरों को साधने और उन्हें अपनी तरफ एकजुट करने के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजना का पैसा बढ़ाना, बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी के तहत प्रति माह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देना, राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान करने का फैसला लेना, पुरोहितों और मुआजिनों के मानदेन में बढ़ोतरी करने जैसे कदम उठाना, वो भी चुनाव की घोषणा से ठीक पहले उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को और उनके सभी साथियों को, और मैं बंगाल की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है उन्हें हराने के लिए, डीजीपी का हटाना और अधिकारियों को हटाना, जिले स्तर पर अधिकारियों को हटाना, ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं आएगा। जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी के पक्ष में मतदान करेंगे, अधिकारी मतदान नहीं कर पाएंगे, ये जनता मतदान करेगी। पूरा कॉन्फिडेंस है। ममता बनर्जी जो लिस्ट अनाउंस किया वो लिस्ट हमें 2/3 मेजोरिटी देगा। ममता बनर्जी ब्राह्मण घर के कन्या है, वो तो मंदिर जाती रहती है, कालीघाट मंदिर के पास रहती है, ये बोलने का क्या है। আমরা একদম পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস যে আমরা বিরাটভাবে জিতবো। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। वर्ष 2021 के चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। शुभेंदु इस बार नंदीग्राम के अलावा ममता को उनके गढ़ भवानीपुर में भी चुनौती देने उतरे हैं। ममता के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है। देश की संविधान और परंपरा और व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता है ना, उसको लोग क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए अभी बैकफुट में है। 74 कैंडिडेट सिटिंग एमपी एमएलए को हटा दिए। क्यों?
पहले तो किसी को भी खड़ा करके बोलते थे देखिए 294 की सीट में मैं कैंडिडेट हूँ, जीता ही है और जीता भी है, लेकिन आज वो दिन नहीं है। कोई महामुकाबला भवानीपुर में नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी 50,000 से ज्यादा वोट से जीतने वाला है। शुभेंदु अधिकारी दोनों ये यहाँ पर भवानीपुर में तो हारेगा ही, नंदीग्राम में ये लड़ाई किसके बीच है? पवित्रों के बीच और पाप के बीच। नंदीग्राम में ये लड़ाई है। देखिए, ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो विभाजन की राजनीति है। पश्चिम बंगाल की जनता ये समझ चुके हैं। ममता बनर्जी खुद ईद उल फितर की मंच पर ऊपर खड़े होकर बोल रही है जो बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म। तो दोबारा अगर ममता जी लौट कर आए तो ये तो देश के लिए खतरा बन गया। सारे एंटी हिंदू डिसीजन ममता बनर्जी ने लिया है और ममता बनर्जी के खिलाफ इसलिए हिंदू नामबंद है पश्चिम बंगाल में। जनता इस बार अपनी लैंड को, होमलैंड को, अपनी घर को, बंगाली हिंदू वो सेव करेगी। भाजपा ने फिलहाल 144 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ममता ने पिछली बार खेला होबे का नारा दिया था जो काफी लोकप्रिय रहा था। इस बार भाजपा ने परिवर्तन चाहिए बीजेपी ताई यानी बदलाव चाहिए का नारा दिया है। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने नया नारा दिया है कि बाजते चाहिए बीजेपी बाई यानी जीवित रहना चाहते हैं इसलिए बीजेपी को विदाई। भाजपा ने भ्रष्टाचार, सीमा पार से घुसपैठ, प्रशासनिक जवाबदेही में कमी के अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट, सरकारी सेवाओं और शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ियों को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई है। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 293 सीटों में से टीएमसी ने 213 सीटें जीती, वहीं बीजेपी 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। 2 सीटें इंडियन सेक्युलर फ्रंट और निर्दलीय को मिली। भाजपा के वोट शेयर में बड़ा उछाल आया, उसे चुनाव में 38% मत मिले, जबकि टीएमसी का मत प्रतिशत 48 रहा। इतना ही नहीं, वर्ष 2016 में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद 2021 में उसके रिकॉर्ड 77 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर इस बार बंगाल का चुनाव ममता और बीजेपी दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है और ममता की दहाड़ बीजेपी के हुंकार के बीच किसकी बनेगी सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो एक तरफ ममता दीदी की दहाड़ है और बीजेपी की हुंकार है, किसकी बनेगी सरकार, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो जब नतीजे आएंगे तभी मिलेगा। लेकिन जो इस वक्त पे माहौल बंगाल का है और जो समीकरण बन रहे हैं और पिछले आंकड़े जो एक वोट शेयर बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अच्छी सीट्स के साथ एक मुख्य विपक्षी दल बनकर आई सामने, तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि ममता बनर्जी को सत्ता बचानी है तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कहीं ना कहीं कमल खिलाना है। तो दोनों ही के लिए ये चुनौतियां तो है, इसे नकार नहीं सकते, लेकिन किसका पड़ला भारी ये एक बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे फरीद खान। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत फरीद जी आपसे करना चाहती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। फरीद जी, ये नो रिपीट फॉर्मूला, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने सुना और 74 विधायकों के जो टिकट काटे गए हैं, देखिए ये पार्टी का अपना आकलन होता है कि किन्हें टिकट देना है, नहीं देना है, क्या रणनीति है, लेकिन ये जो नो रिपीटेशन किया गया है, इसके पीछे की कोई खास वजह या फिर ये सोच के किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर अपनी सरकार बनाती गई है दूसरे स्टेट्स में, तो हो सकता है बंगाल में इसका फायदा टीएमसी को मिले, इसके पीछे की खास वजह बताइए। जी, कोई खास वजह यह नहीं है कि बीजेपी को हमने कॉपी किया है, कुछ नहीं है। बीजेपी बल्कि हमारे बंगाल के लोगों को कॉपी करते हैं। सिर्फ 74 लोग हम लोगों ने जो बदला है उसका वजह यह है कि बहुत से लोगों की उम्र हो गई है। बहुत से लोग, हमारी नेत्री ममता बनर्जी हर 6 महीने में सबकी जो रिपोर्ट कार्ड लेती है, तो बहुत से लोग हमारे उसमें आंकड़े में सही नहीं उतरे हैं, तो बहुत से लोगों को ड्रॉप किया गया है और बाकी सबकी जो उम्र हो गई और कुछ नए युवाओं को साथ में लाया गया है कि आगे आने वाले दिनों में नई पीढ़ी सामने आए, इसके लिए। बाकी कोई किसी का वो नहीं है, सब एक साथ है और हमको बीजेपी से कोई सबक लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी हमारे जो हम करते हैं वही बीजेपी करती है और आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा
कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वही बीजेपी करती जाएगी। अच्छा फरीद जी, बीजेपी को हाँ बोलिए बोलिए, पहले आप कंप्लीट करिए। बीजेपी को ममता बनर्जी से लड़ने के लिए सारे अधिकारियों को पूरे जिस दिन से ये आए हैं, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, रात को 2 बजे सारे अधिकारियों को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बीजेपी को ये लगता है कि ये सारे तंत्र मंत्र लेके ही वो इलेक्शन जीत सकती है, वो अधिकारियों को लेके ही इलेक्शन जीत सकती है, लेकिन ये उसकी जो खाम ख्याली है। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के दिलों में राज करती है। बंगाल की जनता हमारे साथ है, बंगाल की जनता हमको जिताएगी, ना कि अधिकारी हमको जिताएंगे। इसलिए बीजेपी एक बार फिर से वही गलती करने जा रही है जो उसने 2016 में और 2021 में की थी। आप कुछ कह रही थी? फरीद जी, मैं ये कह रही थी एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा था बंगाल में, हालांकि सभी स्टेट्स में रहा, लेकिन ममता बनर्जी की लड़ाई एसआईआर को लेके बहुत अलग रही। और क्योंकि उन्होंने जब से ये बंगाल में एसआईआर की बात हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक वो गई और एक बात थी कि मैं यहाँ पे किसी भी मतदाता का या किसी भी जो वोटर है, जायज़ वोटर है, वैध वोटर है, उनका नाम नहीं कटने दूंगी। फिर भी आप देखिए 60 लाख के नाम करीब तकरीबन कटे हैं। तो क्या एक फेलियर माने, या फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये नाम जो थे उनको कटना था? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो कह रही थी मैं यहाँ से किसी का नाम काटने नहीं दूंगी, किसी को भी। फिर इसको कैसे समझें आप? जी बिल्कुल, हम आज भी उसी बात पर अड़े हैं और एक भी इंसान का नाम काटने नहीं देंगे। आज भी हमारे जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, सारे जुडिशियल ऑफिसर्स उसको देख रहे हैं, एक एक करके सारे नाम आ रहे हैं। इन्होंने कोशिश की कि जो लोग इन्हें वोट नहीं देते उन लोगों को ही काट दिया जाए, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम उनका नाम कटने नहीं देंगे, चाहे जो भी अड़चन लगा लें। ये सोचते हैं कि वोटरों का नाम काट कर ही उनको हटा लेंगे। इसीलिए बंगाल के लोग, बंगाल की जनता, बल्कि देश की जनता इनसे ये सवाल करती है कि तुमने जो एसआईआर कराने गए थे, तुमने बोला था कि बांग्लादेशी लोग मिलेंगे, रोहिंग्या लोग मिलेंगे। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब आज तक नहीं आया है, कि तुम्हें कितने रोहिंग्यास मिले, तुम्हें कितने बांग्लादेशी मिले, बल्कि तुमने मुसलमानों का डर दिखा के हमारे हिंदू भाइयों का कितने लोग का नाम काट दिया। आज भी 60 से 70 लाख अंडर एडजुडिकेशन में हैं, जो धीरे धीरे करके कट रहे हैं। हालांकि स्पीड बहुत कम है, मगर हमें उम्मीद है कि वोटिंग आते आते सारे नाम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने मुसलमानों का डर दिखा के जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों का वोट काटा है, इसका परिणाम इनको ही बंगाल की जनता एक बार फिर देने जा रही है कि किस तरह से तुम हमारे हिंदू भाइयों को डराते हो मुसलमानों का नाम दिखाकर। आज मुझे बहुत अफसोस है कि मुसलमान तो शांति से बैठे हुए हैं, मगर मेरे जिस तरह से हिंदू भाई जिस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि ये बंगाल के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इन्हें माफ नहीं करेंगे। और आप देखिएगा, मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, पिछले बार इनकी 77 सीटें थी, इस बार ये 50 के ऊपर जाने वाले नहीं है। मैं आज इस चैनल से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलकर चाह रहा हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल। नवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ नवीन जी, टीएमसी कह रही है कि पिछली बार 77 थे, इस बार 50 के ऊपर नहीं जाएंगे। ये उनकी बात हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव आप कितनी बड़ी एक चुनौती के रूप में इसको लेते हैं? क्योंकि एक अच्छी सीट्स, 2016 में 3 सीटें थी, 21 में आए 77 सीटें आई, एक अच्छा वोटिंग जो परसेंट था, शेयर था, वो आप बहुत अच्छा लेकर आए। लेकिन इस बार जो मुद्दे हैं, जो एक माहौल बंगाल का बना हुआ है, बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती इस इलेक्शन को मानती है? राखी जी, इस बार बंगाल का चुनाव धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता है। पश्चिम बंगाल में 2016 में भारतीय जनता पार्टी की 3 सीट आई थी और 2021 के चुनाव में हम 77 सीट लाए हैं और 26 में हम 177 सीट लेने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनना पश्चिम बंगाल में तय है। हमारे तृणमूल के प्रवक्ता फरीद खान साहब मेरे बहुत अच्छे काबिल मित्र हैं, बंगाल के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही। उनसे पूछिए कि आज से 17 दिन पहले ममता बनर्जी ने एक भारी मंच पे कहा था कि अगर मैं हट जाऊंगी तो जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, डायरेक्टली उन्होंने कहा कि 1946 में जिस तरह सोहरावर्दी ने एक सांप्रदायिकता के लाखों हिंदू की हत्या पश्चिम बंगाल में करवाई थी, अगर मैं 1 मिनट में हट जाऊंगी तो एक संप्रदाय के लोग को पूरे पश्चिम बंगाल में खत्म कर देंगे। इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में मत आइए। खुद बचने के लिए तो एक मुख्यमंत्री अगर इतनी सांप्रदायिक हो सकती है तो पश्चिम बंगाल की स्थिति आप समझ सकते हैं। रहा बंगाल में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरीद खान साहब से पूछिए, क्यों नहीं ममता बनर्जी एक बार गई, क्यों नहीं किसी मुस्लिम लीडर या किसी भी मौलवी मौलाना ने बोला? जब मुर्शिदाबाद में 10,000 से ऊपर हिंदुओं को उस तरह जिला से भगाया गया, मालदा में जाके शरण लिए और नदी पार करके,
दो सीपीएम के कार्यकर्ता थे, बाप और बेटा दास फैमिली, उनकी हत्या कर दी गई। क्यों नहीं उस समय ममता बनर्जी गई वहां? क्यों नहीं एसपी के ऊपर, डीएम के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई? देखिए, तृणमूल कांग्रेस अब खात्मे की ओर है, खुद अपने तृणमूल भर से तृणमूल की लड़ाई लड़ रही है। अभी आपने देखा होगा बड़ी संख्या में उन्होंने अपनी एमएलए को टिकट काटा है। फरीद खान साहब बोल रहे थे कि बीजेपी सीख ले। फरीद खान साहब, बीजेपी की सीख की जरूरत नहीं है। ये क्यों हो रहा है ये मैं बताता हूँ राखी जी आपको। ममता बनर्जी हर 6 महीने में जब रिपोर्ट कार्ड लेती है तो उनको पता लगता है कि उनका एमएलए इतना भ्रष्ट है, इतना सांप्रदायिक है, इतना बड़ा बलात्कारी है, इतना बड़ा हत्यारा है, और कलेक्टर और एसपी के साथ साथ तमाम पंचायतों को, पैसे को अपने विधानसभा में इतना बड़ा लूट कर रहा है कि जो साइकिल पे चलने वाला था वो 15 सालों के अंदर में 5-5 स्कॉर्पियो और इनोवा लेके चल रहा है। जो इनके लोग रोड पे बस में चलते थे आज 10-10 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। आज इनसे ये पूछे कि पार्थो चटर्जी के फ्रीडम फाइटर थे, 3 साल जेल में रहे। मदन मित्रों के फ्रीडम फाइटर थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जेल में रहे। इनसे ये पूछे ज्योतिप्रिय मल्लिक कौन से फ्रीडम फाइटर थे, इनके मंत्री थे, किस लिए जेल में रहे। सुदीप बंदोपाध्याय इनके नॉर्थ कलकत्ता के सांसद है, किस लिए 1 साल के आसपास 8 महीने जेल में रहे। इनसे पूछे मानिक भट्टाचार्य, इनके एमएलए क्यों जेल में रहे। ये कथनी और करती में तृणमूल वालों को फर्क है। पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस भ्रष्ट है। सरकार जाते ममता बनर्जी जेल जाएंगी, उनके भतीजे जेल जाएंगे। ये पार्टी पूरा जो है सांप्रदायिकता के भाव में बढ़ रही है। हिंदू और मुसलमान को कैसे लड़ाई लड़ाया जाए, इसी में ये काम कर रही है। और हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बंगाल के रहने वाले और हिंदुस्तान के रहने वाले हो। देखिए, हम बांग्लादेशियों को शरण नहीं देंगे, हम रोहिंग्याओं को शरण नहीं देंगे, हम भारत को हित चाहने वाले लोगों को देश से भगाएंगे। वो हिंदू हो, मुसलमान, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो भारत माता की जय बोलेगा, जो वंदे मातरम को आगे बढ़ाएगा, जो भारत माता की पूजा करेगा, वही भारत में रहने के लायक है। अदरवाइज जिनको नहीं रहना है भारत को छोड़ के चले जाएं। सीधी सी बात है। हम हिंदुस्तान के किसी 22 राज्य में हम सरकार चला रहे हैं। हम एक राज्य में कहीं किसी मुसलमान को कोई दिक्कत है, किसी क्रिश्चियन को कोई दिक्कत है, किसी जैन बौद्ध को कोई दिक्कत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। अभी आपने देखा होगा एसआईआर में ममता बनर्जी ने एसआईआर में इतनी बड़ी एक नौटंकी की, अनशन में बैठ गई। आपने देखा होगा ईडी एक लड़का है प्रतीक जैन, रांची का रहने वाला है, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी और प्रसाद किशोर के इशारे पे काम करने वाला है। वो ममता बनर्जी की तकदीर और तृणमूल की तकदीर लिख रहा था। जब ईडी ने जब उनके ऊपर रेड किया, इतने बड़े घोटाले का मामला था, वो फाइल लेके भागी। आप इनसे फरीद खान साहब से पूछिए कि ये प्रतीक जैन को बचाने के लिए राजीव कुमार आगे है, जो वहाँ के एक्टिंग डीजीपी थे। उनके रिटायरमेंट के राखी जी अभी 1 महीना नहीं हुआ। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राजीव कुमार कहीं मुंह नहीं खोल दे, एक्सटेंशन चाहते थे, एक्सटेंशन नहीं मिला, उनको राज्यसभा भेज दिया। राखी जी, मैं आश्वस्त करता हूं जितने भी चैनल के लोग हैं, 4 मई को एक स्लॉट मेरा भी डाल दीजिएगा, उस स्लॉट पर रखिएगा। बड़े बड़े आपके सामने आरके श्रीवास्तव साहब हैं, फरीद खान साहब हैं, बड़े बड़े स्कॉलर लोग हैं। 4 तारीख को निश्चित तौर पर आप अपने एक स्लॉट में मुझे रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक मजबूत सरकार देने जा रही है और हम 3 से 77 से 177 हम 177 से 180 सीट लेकर के पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे। हमको कोई भी तृणमूल कांग्रेस उनके कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है और हमको केवल राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो, चाहे वो राड बंगो जोन हो, चाहे वो मिदनापुर हुगली जोन हो, चाहे वो कलकत्ता साउथ बंगाल हो, तमाम जगहों में ममता बनर्जी के पार्टी की सफाया हो जाएगी। और ममता, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2021 में हराया था, बिना एमएलए रहते हुए फिर से उन्होंने शपथ लिया। और मैं भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं, उसी इलाके से छोटा सा चुनाव लड़ता हूं। मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि भवानीपुर विधानसभा में ममता बनर्जी को हम 50,000 से ज्यादा मतों से चुनाव उनको हराएंगे। हम इस समय का वेट कर रहे थे। 2014 में फरीद खान साहब सामने, उसी इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता है, किस ढंग से तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के इशारे पे, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, जबरन बूथ लूट के इन लोगों ने कहा था, मैंने उस दिन उन लोगों को कहा था कि एक दिन इस बंगाल में हमारा भी समय आएगा। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के अनुयायी हैं, एक दिन हमारा भी समय आएगा। आप चिल्लाओगे रोड पे बैठ के, आपकी सीएम चिल्लाएगी, आपके मंत्री चिल्लाएंगे, आपके भ्रष्टाचारी लोग जेल ले जाने में तैयार रहेंगे और एक दिन हमारा भी समय आएगा और इसी भवानीपुर विधानसभा में हम ममता बनर्जी को चुनाव हराएंगे। 21 में हम लोग भवानीपुर से डर से भाग गई थी, हारने के बाद फिर आई और मैं आश्वस्त करता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी बड़ी मतों से भवानीपुर विधानसभा में जीतेंगे। 2024 का रिजल्ट उठा के देख ले फरीद खान साहब, 8 वार्ड में 5 वार्ड में हमने चुनाव ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को हराया, तो जो माला राव की एक सांसद है, और भवानीपुर से मात्र 3 या 4 हजार वोटों से आप लीड करके गए थे ममता बनर्जी। और इस बार 62,000 राखी जी एसआईआर की अब चर्चा कर रही थी। एसआईआर की स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में 50 लाख से ऊपर लोग जो मरे हुए लोग थे, जो स्वर्ग लोग से ये लोग चुनाव के दिन उनको उतारते थे,
मंदिर में पूजा करवाते थे या जाकर के नमाज पढ़ते थे, जाके वोट देते थे और शाम को फिर स्वर्ग लोक लौट जाते थे। इस बार एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ने स्वर्ग लोक का द्वार बंद कर दिया है। हमने ऐसे लोगों का नाम काटा है जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, जो दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, जो जबरन कलकत्ता में रहते नहीं है, बंगाल में रहते नहीं है, उन लोगों को इन लोगों ने जोड़ रखा था। मैं धन्यवाद देता हूँ ज्ञानेश कुमार जी को, मनोज अग्रवाल जी को और इलेक्शन कमीशन के तमाम बीएलओ से लेकर के एआरओ को कि आप लोगों ने एक मजबूती ढंग से पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल में संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और ममता बनर्जी की जो जालसाजी है, जो षड्यंत्र है, जो ममता बनर्जी की सांप्रदायिकता है, जो ममता की सांप्रदायिकता की सोच है, मुसलमानों को में बरगलाने में, हिंदुओं को बरगलाने में, मुसलमानों को डराने में, हिंदुओं को डराने में, उस तमाम चीज पे हम लगाम लगाएंगे। अपने आपने देखा होगा जैसे ही इलेक्शन में डिक्लेयर हुआ, भ्रष्ट नंदिनी चक्रवर्ती वहां की चीफ सेक्रेटरी थी, 14 लोगों को पीछे छोड़ के उनको जबरदस्ती बनाया गया था। मीना साहब थे, 26 आदमी सीनियर आईएएस को छोड़ के बनाया गया था। हमने नंदिनी चक्रवर्ती को हटाया, हमने इमीडिएटली होम सेक्रेटरी को हटाया, हमने डीजीपी को हटाया, हमने एजेंट लॉ एंड ऑर्डर जो है मिस्टर गोयल को हटाया, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर जो भ्रष्ट है उनको हटाया। देखिए, भाजपा के कस्बे और करते में फर्क नहीं है राखी जी। हम राज्य में समाजवाद चाहते हैं, हम आपसी भाईचारा चाहते हैं, हम चाहते हैं हिंदू और मुसलमान सब वही रहे और वही माली अच्छा होता है जिसके बगान में हर ढंग का फूल हो। इस देश के नरेंद्र मोदी एक ऐसे माली है जिसके बगान में हर ढंग का फूल हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, सिंधी हो। लेकिन ममता बनर्जी तमाम को डरा करके उस राज्य के अंदर में बांग्लादेश की पद्धति लाना चाहती है। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर में पेट्रोल छिड़क के इतना बड़ा आग लगाया गया। जो बंगाली हिंदू थे, क्यों नहीं ममता बनर्जी ने एक बार उस पर आवाज दिया? क्यों नहीं इनके राज्य के तमाम जो मुस्लिम मंत्री थे, चाहे वो 4-5 इनके मुस्लिम मंत्री थे, किसी ने क्यों नहीं बोला? देखिए, तमाम लोग सांप्रदायिकता के चपेट में है और इसका जवाब इस बार 23 तारीख और 29 तारीख को बंगाल की जनता देगी और 4 तारीख को हम 177 सीट लेकर बंगाल में सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, अब मैंने तो सर नोट कर लिए हैं आप दोनों के, टीएमसी के आंकड़े भी और आपके आंकड़े भी, और 4 तारीख को तो बैठना तय है, ये 100% मैं पूरा बात इस चीज को श्योर कर सकती हूँ। फरीद जी भी उस दिन बैठेंगे और आप भी बैठेंगे और तब फिर मैं पूछूंगी जिसने जिसके जो दावे किए हैं, क्योंकि ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। कुंडू पुष्पिला मैम मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, हेलो। हाँ, मैम, ममता दीदी की दहाड़ है और भारतीय जनता पार्टी की हुंकार है, क्या दमदार लग रहा है, क्या दमदार देख पा रही हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सब कुछ सबके सामने है, किसी से कुछ छुपा नहीं। नहीं माँ, जिसका जो है ना इलेक्शन मिले तो हम जीतेंगे, सबको वही उम्मीद रहता है, ये तो कॉमन चीज है। तो 3 बार एक औरत होते हुए वो जीतना, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं औरत का साइड पे रहने वाली हूँ, तो 3 बार बीजेपी के जैसा पार्टी वालों को उन्होंने दम दिखा के जितना भी लोग करने दो, उन लोगों को पावर में नहीं आने दी ममता दीदी ने। अभी भी ये सवाल है उन लोगों के लिए कि उन्हें इतना एमएलए को बदल दिया है, उनके डिसीजन है भाई, उनकी पार्टी का डिसीजन है, किसको बदलना है, किसको रखना है, किसको निकाल के फेंकना है, क्या करना है, उसका स्टेट का उसका पावर है। आप कौन है उसको बोलने वाला? अगर 400 से 240 आने के बाद बीजेपी का नेता जो है प्रधानमंत्री का हाल 56 इंच का छाती क्या हो गया भाई? अभी ये सब होने के बाद भी वही बातें करते हैं, हम मोदी जी वैसा है वैसा करे, विश्व गुरु बोलेंगे, पूरा देश में पूरा बीजेपी वाला ऐसा मंदबुद्धि हो गया कि वो लोगों को तो समझ में नहीं है। इलेक्शन उनके अकाउंट में गिरना कैसा, तो भी इस बार कुछ ना कुछ करने के लिए वो लोग लाख कोशिश करेंगे, जैसा पैसा डालते हो, नहीं तो डराना, ईडी का क्या क्या करना करते हैं। मगर एसआईआर का सब्जेक्ट देश को इतना मचल दिया, इतना करा कि वो दीदी ने वो सब्जेक्ट को पकड़ के रखी है। जो भी हो, इलेक्शन बहुत टफ रहेगा। मैं बोलती हूँ ये लोग इतना भी सिर नीचे करके पांव ऊपर भी लगाएंगे ना, तो वोट ज्यादा आ गया बोल के खुशी डंका मार ले रही, मगर पास होना फेल होना रहता। बेसिकली मैं लेक्चरर हूँ, जितने मार्क्स से पास हुआ फेल हुआ वही देखते जनता, मगर ऐसा नहीं है हम लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ गया, बीजेपी वाला हम लोगों का ये दीदी के जगह को हटा देंगे, निकाल के फेंक देंगे, उसकी बहुत सारे हरकतें हो गए। आप कमी है क्या देश को बर्बाद करने में? F-15 फाइल एक ही बस है माँ,
पूरा दुनिया को बर्बाद करके छोड़ दिया, इंडिया को सत्यानाश कर दिया। औरत बच्ची अभी सोच रहे हैं कि भारत देश में ऐसा प्रधानमंत्री वहां नाच के आया जो इजराइल के पास जाके एक दिन पहले जाके वार चले जा रहा है या वार हो रहा है। इसके बदले में कुछ की नहीं है, उन लोगों को बोलने का आवाज ही नहीं निकलता मोदी जी को, मगर बंगाल में जाके मीटिंगा लगा रहे, इतना मीटिंग। अरे क्यों भाई, आपको क्या पड़ी है? अब ये जीतने से क्या होता, नहीं होता, छोड़ दो ना, राष्ट्रों का तो बल पे चलने दो। आप हर जगह इंडिया एक नेशन एक जगह पे होना, ये तो होना ही नहीं है। हर एक राष्ट्र का एक एक अलग अलग व्यवहारिक रहता है, अलग अलग पॉइंट्स रहता है, उन लोग का जो है ना एजेंडा अलग रहता है। ये करने वाला कौन है भाई? अभी तो जो है, अभी पार्लियामेंट में से लेकर अभी तक भी चर्चा हो रही है, वहां भी देखो मुसलमान का अगेंस्ट को हिंदू राष्ट्र को बनाने का ये लोग बातें करते हैं, फिर किसी को भी रहने नहीं देता है। कौन है भाई आप कौन है? जो सेक्युलर देश में जब वो इतने टाइम में प्रधानमंत्री बंगाल को टारगेट क्यों कर रहा? अभी ये 5 इलेक्शन है ना, मैं लिख के दे तो उस टाइम में भी बोली थी आपका चैनल में, मोदी का जो 400 बार बोलो तो इस बार नहीं आएगा, वही रिजल्ट आया। इस बार भी मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार भी 5 में से कम वो लोगों को एक है तो बहुत मुश्किल से आएगा। वो भी कैसा था, नहीं तो खुश तो भी कर लेता, मगर वो जनता का दिल से नहीं जीत के आता है। मोदी जी का और अमित शाह जी का इतना दोनों ऐसा बिल्ला जो बोलते ना, दोनों ऐसा आके देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आज इंडिया में इतनी प्रॉब्लम चल रहा है, इतना युद्ध का वातावरण चल रहा है, अभी अपन का क्राइसिस चल रहा है। चलो कैसा तो भी अभी अपन को शिपमेंट में आ गए अपन को, तो भारत बच गए। मतलब कितने दिन तक बचेंगे अपन? यह वार को कोई कम करने की बात नहीं कर रहा है। मोदी जी को टाइम ही नहीं है, इलेक्शन आए तो शुरू हो जाता, बस एक पागा टोपी लगा लेता। कितना देश में जितना टोपी है उनके पास है। अभी बंगाल में भी जाता है, अभी ड्रेस डाल के जाता है, फिर वहां जाके बंगाल के बारे में बोलता है। जितना 3 बार बोला, हार के आ गए ना, इस बार भी पक्का चले जाएगा, नहीं आएगा। मेरे को तो 100% उम्मीद है। योजना है वहां पर जो भी पॉलिटिक्स में अच्छा बुरा सब कुछ रहता है, मगर डिसीजन देखेंगे। राखी जी मैं बोल रहा हूँ ना, राखी जी ये जो जितना भी करे ना स्टील फाइल में, इसके बारे में कितना फाइल्स बाहर निकला प्रधानमंत्री का चेहरा लेते हुए, उसके बारे में सब नाराज है पूरा देश में। इलेक्शन को तो छोड़ो, वो चले तो भी चलेगा, नहीं चले तो भी चलेगा। ये डेमोक्रेसी सिस्टम में ये मोदी का जो देखने के बाद, अमित शाह का देखने के बाद, और पार्लियामेंट में भी देखो कि इसका उनका मनमानी चल रहा है। हमको जो अपोजिशन पार्टी के लिए हम बात नहीं करने के लिए भी हमको मौका नहीं दे रहा है। हमारा राहुल जी के लिए क्या क्या बातें कर रहा है, और राहुल जी अपने के लिए काम कर रहा, पब्लिक के लिए काम कर रहा। राहुल जी को हम लोग भारत रत्न देने की तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत करिए। हाँ राहुल जी को इस बार हम लोग पूरा सम्मान दे रहे हैं, आप चिंता मत करिए, पूरा सम्मान दे रहे हैं। बिना बिजनेस व्यवसाय फैक्ट्री के 260 कंट्री को 260 ट्रिप कर ली है उन्होंने 2014 से अभी तक। न फैक्ट्री है, न दुकान है, न मकान है, केवल चार किताब की रॉयल्टी आती है, उससे राहुल गांधी 260 ट्रिप बिजनेसों का कर लिए। पैसा कौन देता है, किस देश के एजेंट हैं? दीदी अभी बहुत कुछ बाकी है, इस पे चिंता मत करिए। अरे भैया जो है सारा जवाब राहुल जी को दिया जाएगा। राहुल जी को पैसा कौन देता है, किस देश से पैसा मिल रहा है, दीदी पता करिए। और दीदी आप अपने घर में लकड़ी पे खाना बना रही हैं, हम इस बात के लिए दुखी है कि आपके घर में कोयला जल रहा है और आप तो गाड़ी पे चढ़ी नहीं है, पेट्रोल डीजल आपको मिल नहीं रहा है। दीदी मैं दुखी हूँ कि आप कांग्रेस के राहुल जी सोनिया जी सब पैदल चल रहे हैं दिल्ली में। आज भी देखा गया कि पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं है। आप जिस प्रदेश में हैं, आप गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं, आप पैदल चल रही हैं। आपके घर में कोयला और लकड़ी पे खाना बन रहा है, सोनिया जी के घर में भी कोयला गया है, कोयला पे खाना बन रहा है। ना आपको सिलेंडर मिल रहा है, ना राहुल जी को मिल रहा है, ना सोनिया जी को मिल रहा है। आप सब लोग पैदल चल रहे हैं, कोयले पे खाना बना रहे हैं। इजराइल और ईरान का जो लड़ाई चल रहा है, भारत का क्या करना है? भारत उसमें क्या करेगा? हम तो चाहते हैं कि शांति रहे। इजराइल को भी अनुरोध कर रहे हैं, ईरान को भी कर रहे हैं, लेकिन उनका आंतरिक मामला इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको दुख इस बात का है कि आपके घर में लकड़ी पे खाना बन रहा है, कोयला पे खाना बन रहा है, और आप पैदल चल रहे हैं, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर आ जाए प्लीज। दम नहीं है
उन्होंने हार जाता बोल के आ रहे हो ना मैडम। अगर जीतने का है, देश में इतना अच्छा करे तो मोदी कहीं को जा रहा प्रचार के लिए? बिल्कुल क्यों दीदी, बन आप के जा पैदल चल रहे कैंडिडेट हैं, बन के? आप खाना नहीं शर्मिंदगी खा की बात है। पा रहे हैं, लकड़ी पे आप खाना बना रहे हैं, मैं दुखी हूँ बहुत। वो राष्ट्र नवीन जी, है, वो बीच में इन्हों नहीं कहीं को बोलिए जा प्लीज, रहा है, एक मिनट ठीक है, तो ठीक जाने है का राखी नहीं जी, है ठीक है वो। राखी जी। ये स्टेट का इलेक्शन से एक प्रधानमंत्री जाता क्या? ठीक है। शर्मिंदगी की बात है। अरे भाई, हम तो बोल रहे हैं, मैं तो माफी मांग रहा हूँ कि आप लकड़ी पे खाना बना के आप काले हो जा अरे रहे हैं। ठीक है सर, प्लीज आप कोयले पे आप खाना बना के सिलेंडर और काले हो किसी जा रहे चीज हैं, को हम मत दुखी हैं लाइए। आपके बंगाल लिए। में अभी हम कुछ और मुद्दे पर हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या घर से लेके आके रख रहे, क्या आपका घर में रख रहे क्या मोदी? क्या मोदी इलाके देख रहा? नहीं तो मोदी नहीं नहीं, आप तो पैदल चल रहे हैं, आपको तो पेट्रोल डीजल भी नहीं मिल रहा आपके शहर में। चलिए ठीक है मैम, कुंडू पुष्पिला मैम और नवीन जी प्लीज एक मिनट रुकिए सर, एक एकदम सेकंड। राखी जी, मैं आपके साथ हूँ, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ। सर बोल रहे हैं चुप है, फिर बीच में बोल देते हैं, फिर मैम चुप नहीं होंगी। अच्छा, नहीं बोलूंगा राखी जी, नहीं बोलूंगा, ठीक चलिए। है। मेरे को क्यों टोकते हैं? अभी मेरे को भी नहीं ठोकना ये लोग, मैं भी बात कर सकती हूँ। अरे इतना क्या मन का अथॉरिटी चला रहे क्या भाई? ठीक है मैम, आपकी बात पूरी हो गई? हराने के लिए और चैनल पैनल पे भी कुंडू बात करने पुष्पिला नहीं दे मैम, रहे। आपकी बात पूरी हो गई मैम? नहीं माँ, ये लोग बीच में आएंगे तो मैम मैं दो तो मेरे को एक्सपर्ट तो व्यू अच्छा बाकी नहीं हैं, लगेगा। वो नहीं, कभी ये तो पूरी मैं नहीं तो होगी पक्ष हराने विपक्ष की। हराने के लिए एक महिला पार्टी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, उसको तो रेस्पेक्ट करने के लिए सोचो बोलो उन लोगों को। कहीं को ऐसा उड़ पड़ रहा है वो लोग, कहीं को क्या मर्दाना अधिकार है क्या भाई? पॉलिटिक्स में नहीं चलता वैसा। 50% महिला है, वोट अरे मांगा दीदी, शक्ति बहुत खिसियाली भी नवीन जी, निकम्मा प्लीज नहीं नहीं। है। आप सब लोग पदलूटा के शिकार है, कांग्रेस के लोग। आप लोग तो 2014 चलिए मैं आप दोनों के पास बाद में 55 साल आऊंगी, सरकार मेरे दो चलाए हैं, एक्सपर्ट 55 व्यू साल आ जाने बीजेपी को दीजिए, चलाने फिर आप लोग दीजिए। अपनी बात रखिएगा। आने वाले 20 ठीक है साल कोई सरकार आपकी कहीं नहीं आ रही है। ठीक है नवीन जी देश के हर प्लीज, कोने से आप खत्म सर हो गए। एक्सपर्ट 22 व्यू स्टेट में आने हमारी दीजिए, सरकार उसके है, बाद 23 आऊंगी मैं में प्लीज। अभी 5 स्टेट में फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप एकदम हाँ चिंता मैं मत इसके बाद करिए। आती हूँ मैम। नवीन जी प्लीज, मैं इसके बाद जल्दी से कांग्रेस वापस 200 आऊंगी। साल से की पार्टी है, दो और आप एक्सपर्ट जब व्यू आ रहेंगे जाने भी तो ध्यान दीजिए। रखिए, अरे राहुल गांधी सोनिया गांधी पैदल चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है देश में। अरे क्या बात करते हो, दम ने ऐसा बातें अब कर रहे नवीन हो। जी आप बोलेंगे राहुल गांधी पे तो वो तो बोलेंगी, और आप दोनों ही बोलते नहीं रहेंगे तो बोलूंगा फिर दीदी, मुझे नहीं म्यूट बोलूंगा कराना राखी जी, नहीं पड़ेगा, ऐसे बोलूंगा, मत उनको करिए बोलिए ना। बोलने के लिए। ठीक है प्रियदर्शी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम बीच में जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। प्रियदर्शी जी कैसे इस बंगाल के चुनाव को देख रहे हैं? देखिए सब अपनी अपनी बात करेंगे, अपनी अपनी ताल ठोकेंगे, हम मजबूत हैं, हम जीतेंगे, हमारी इतनी सीट्स हैं। असल में बंगाल में जो भी स्थितियां परिस्थितियां दिख रही हैं, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा कोई दल मुझे यहाँ नजर आता भी नहीं है। कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? कट टू कट कहूँ क्या? हाँ कट टू कट कहिए। अगर कट टू कट राखी जी, ऐसा है कि पिछली बार तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितना बेस वोट बैंक है और टीएमसी के पास कितना बेस वोट बैंक है। अब इधर उधर हिलेगा मामला तो सत्ता परिवर्तित होगा, या अगर नहीं हिलेगा तो ममता बनर्जी बनी हुई रहेगी। कहाँ परिवर्तन होने की गुंजाइश है पश्चिम बंगाल में, उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए मुसलमान तो नहीं हिलने वाले टीएमसी से, तो मुसलमानों की काट में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा वोट बैंक होगा जो उसका काउंटर कर सके? देखिए भारतीय जनता पार्टी की नजर मथुआ समाज पर है। मुसलमानों की अगर आबादी 30% या उससे अधिक बताई जाती है, तो मथुआ समाज भी पश्चिम बंगाल में 25% के करीब है। तो मुसलमानों का काउंटर मथुआ समाज से भारतीय जनता पार्टी करेगी, और ये मथुआ समाज पश्चिम बंगाल में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पीठ पर खड़ा हो गया है। भले ही 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की सीटें पश्चिम बंगाल में घट गई हो, लेकिन उन सीटों पर मजबूती मिली जहां पर मथुआ निर्णायक हैं, मथुआ समाज निर्णायक है। आधी सीटें 10 में से 5 ऐसी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती जहां पर मथुआ समाज का निर्णायक वोट था। अगर ये मथुआ समाज विधानसभा चुनाव के दौरान भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पीठ पर खड़ा हो गया, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। शहरों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, लेकिन वो पार्टी के अपने दृष्टिकोण से बता रहे थे, लेकिन मैं एक विश्लेषक के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि भवानीपुर में 5 वार्डों में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, और जो आंकड़ा कई हजारों में रहता था, बहुत बड़ी बढ़त रहता था भवानीपुर से टीएमसी को, वहां पर महज ये आंकड़ा 8000 तक सिमट गया था। यानी बस 8000 सीट से वीआईपी सीट ममता बनर्जी की सीट के वोट बैंक में भी दरकाव शुरू हुआ है। और ये जो दरकना है ना 4 से 5% का रख लीजिए, स्विंग अगर इधर से उधर हुआ
तो यकीन मानिए किसी की सत्ता जाएगी और किसी की सत्ता आएगी। अभी क्या है, 38 और 48 का मामला है। 38% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास है, टीएमसी के पास 48% का है। अगर 5% लुढ़की टीएमसी और 5% भारतीय जनता पार्टी गेन कर गई तो मामला बराबरी पर आ जाएगा। और ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे? कुछ इस तरीके से कि जो हुमायूं कबीर इनके बागी हुए हैं, टीएमसी के बागी हुए हैं। 90 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान निर्णायक हैं। 90 से 95 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां मुसलमान निर्णायक हैं। और हुमायूं कबीर का प्रभाव कम से कम 25 से 30 सीटों पर। अगर हुमायूं कबीर ने कोई खेल कर दिया तो टीएमसी को नुकसान होगा। और हुमायूं कबीर को मजबूती देने का काम इस बार करेंगे अब ये ओवैसी। AIMIM भी इस बार लड़ेगी, मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। उसको बल मिल गया है बिहार चुनाव से। बिहार के सीमांचल में जिस तरीके से जलवा जलाल किया AIMIM ने, उसके हौसले बुलंद है। और बिहार के सीमांचल से लगे हुए पश्चिम बंगाल में उसी परचम को वो दोहराना चाहती है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। और बड़ी संभावना है हुमायूं कबीर और ओवैसी का साथ आने का जो है। अगर ये दोनों साथ आ गए तब तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है। तब तो टीएमसी रास्ते नाप ले भाई। अगर ममता बनर्जी कामयाब हो गई, क्योंकि हुमायूं कबीर का ट्रैक ऐसा रहा है कि कई बार वो ममता बनर्जी से बागी हुए हैं और फिर ममता शरणम गच्छामी भी हो जाते हैं। ममता ने अगर मना लिया हुमायूं कबीर को तब तो उनके पक्ष में खेल हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। और मुसलमान अन्य कारणों से भी नाराज है ना। ममता बनर्जी के पीछे मुसलमान अब उस तरीके से इंटैक्ट नहीं है। टीएमसी की सीटें बढ़ रही हैं लेकिन विधानसभा के भीतर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घट रहा है। इससे भी मुसलमान नाराज हैं कि ठीक है, आपको तो हम पूरी तरीके से वोट कर रहे हैं, 100% वोट कर रहे हैं, करीब करीब वोट कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व क्यों घट रहा है? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि SIR के दौरान जिस तरीके से ममता बनर्जी पहले कह रही थी कि हम यहाँ होने नहीं देंगे और बाद में वो पीछे हट गई, इससे मुसलमानों में नाराजगी है। वक्फ के मामले पर भी मुसलमानों में एक नाराजगी है। पहले ममता बनर्जी ने कहा कि हम यहाँ वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने देंगे, फिर लागू होने भी दिया। तो ममता बनर्जी जो बैक कर रही है ना, अपने ही बातों से पीछे हट जा रही है मुसलमानों को लेकर के, उससे एक बड़ी नाराजगी उत्पन्न हो गई है मुसलमानों के भीतर। तो भारतीय जनता पार्टी से कम टीएमसी को खतरा है, मुसलमानों से ज्यादा खतरा हो गया है टीएमसी को। अगर उस आधार वोट बैंक को बचाए हुए नहीं रख पाते हैं लोग टीएमसी वाले, तो यकीन मानिए इनको बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हाल के दिनों में आप देखेंगे कि टीएमसी, खास करके ममता बनर्जी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टेप ले रही हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पश्चिम बंगाल में गई और उनका अंतिम समय में वहां के प्रशासन ने जगह बदल दिया, तो जो चीजें हो रही हैं राष्ट्रपति को लेकर के भी, जिस तरीके से बयानबाजियां हुई, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के मखौल उड़ाया टीएमसी के कई नेताओं ने, चुनाव आयोग को तो कुछ समझते ही नहीं ये लोग हैं। तो संवैधानिक ढांचों पर भी जिस तरीके से हमला हो रहा है, और पश्चिम बंगाल को देश का हिस्सा मानने को ही तैयार नहीं है टीएमसी। एक तरीके से कहिए तो जब चुनाव आयोग को टीएमसी मान नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट को टीएमसी मान नहीं रही है, भारत के राष्ट्रपति को टीएमसी मान नहीं रही है, भारत के प्रधानमंत्री को टीएमसी मान नहीं रही है, भारत के कानून को टीएमसी मानने को तैयार नहीं है, तो फिर यकीन मानिए ना, टीएमसी का शासन पश्चिम बंगाल में है तो भारत का हिस्सा ही मानने को तैयार नहीं है टीएमसी। तो इस बात को लेकर के भी जो राष्ट्रीय धारा है वो मुखर हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से तो नहीं चलेगा। और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय धारा बेहद मजबूत रही है। जनगण मन और वंदे मातरम जैसे सारे रचयिता तो वहीं से आए, पश्चिम बंगाल से ही आए। आनंद मठ वहां से शुरू हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर वहां से, सुभाष चंद्र बोस वहां से, विवेकानंद वहां से, रामकृष्ण परमहंस वहां से। तो चीजों को इस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में समझने की कोशिश हो रही है। जो राष्ट्रवाद की धारा पहले सुषुप्त पड़ी हुई थी, वो पूरी तरीके से इस चुनाव में एग्रेसिव होकर के सामने आएगा। अगर वो एग्रेसिव हो जाता है तो उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं टीएमसी को होगा। राखी जी, बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक लाइन का सवाल, इस पूरे इलेक्शन को सभी लोगों की अपनी अपनी बात सामने आ गई है, एक विश्लेषण भी सामने आ गया बंगाल को लेके, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए राखी, जहाँ तक प्रियदर्शी जी का सवाल है, अभी चूँकि ये बंगाल में काफ़ी एक्टिव हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, निश्चित रूप से कोई न कोई बात होगी, या वहाँ का जो जीरो ग्राउंड पर क्या हो रहा होगा, किस तरह की खिचड़ी पक रही है राजनीतिक, उसको भी समझे होंगे।
एक दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2016 के बाद से लगातार एक तरह से उनका वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा, और बीच में जो पिछले चुनाव में आप समझिए कि लगभग 38% जो वोट था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज बढ़ता है और दूसरी तरफ जितने भी जिस तरह की बातें हैं, जैसे मुस्लिम अगर नाराज़ हैं और भी बाकी मतुआ समुदाय को तो काफ़ी आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में कोर वोट बैंक बनता जा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें एक तरह से आ रही हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है तृणमूल कांग्रेस को ही होने की संभावना है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है जो 74 टिकट्स जो इन्होंने काटे हैं, तो आखिर वो भी तो बागी होंगे जिनका काटे हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत आसानी से किसी का टिकट काट दो और वो नेता चुपचाप बैठा हो। खास करके राजनीति में ऐसा होता नहीं है, वो कहीं कहीं सैबोटेज करता है, कहीं कहीं भीतरघात करता है वहाँ के लोकल जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसके लिए। तो ये बहुत बड़ा है। हालांकि आप जैसे बता रही ना कि ये नो रिपीट वाली बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी सफाई से इस बात को संभाल लेती है, चाहे गुजरात का मामला हो या मध्य प्रदेश में हो या किसी भी राज्य में, अगर वो टिकट काटती है तो उनको समझाने का प्रयास कर लेती है। क्या ममता बनर्जी उन 74 टिकट्स को समझाने का प्रयास की है या उनकी मर्जी से उन्होंने टिकट नहीं दिया, या एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जैसा बता रहे फरीद साहब कि ये जो हर 6 महीने पर उनका रिपोर्ट कार्ड लेती हैं। ये सारी चीज़ें अगर देखिए, अब देखिए चुनाव ऐसा नहीं कि कैलकुलेट कर लीजिए और चुनाव जीत जाइए। चुनाव के लिए देखिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अभी देखा होगा कि किस तरह का कैंपेन है। प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए हुए थे, उनके कैंपेन का अब तौर तरीका आपने देखा होगा। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रही थी, और वो भी तब जब उसको लोकसभा में 2016 बार लोकसभा में 2019 में उनको उनकी सीटें बढ़ी तो उनको लगा है कि पश्चिम बंगाल में जगह बना सकते हैं, और उन्होंने लगातार उसमें इजाफा किया है। तो ये चुनाव जो है इतना आसान नहीं ममता बनर्जी के लिए। रही बात अब भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ तक बात की जाए, मैं मानता हूँ कि ममता बनर्जी भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। और आपने देखा होगा कि आमने सामने जो पूरा बराबर वो काउंटर कर रही हैं। तो ये भी देखना होगा कि राजनीति में एक जो सबसे बड़ी बात है कि उस पार्टी का लीडर कितना अग्रेसिव है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हैं कि किसी भी स्टेट में जाते हैं या लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो अगर बंगाल जैसे माटी मानुस की बात होती है और बंगाल को लेकर के वहाँ के लोकल इश्यूज़ को लेके, बंगाल की अस्मिता को लेकर के अगर ममता बनर्जी उसको जो है करने में सफल हो जाती हैं, तो आप ये समझिए कि एक बड़ा टक्कर देने जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं मानते हैं कि अब जो भी हमारे प्रवक्तागण हैं कि इनको 177 मिलेगा, उनको 50 से कम मिलेगा। ये तो खैर आकलन जो है चूँकि हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं, और चुनाव भी 2 ही चरणों में होने वाला, पिछली बार कई चरणों में चुनाव हुआ था। तो इस बार भी ये देखना होगा कि जो भी कैंपेन होगी, या तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की अपनी तैयारी करती है उसके हिसाब से निश्चित रूप से 2 चरण में चुनाव होगा, तो वहाँ पर जरूर परिस्थितियाँ दूसरे तरह की होंगी। अब यहाँ एक बात और समझने की होगी कि ये चुनाव सिर्फ अब नहीं, देखिए बाइपोलर इलेक्शन है। यहाँ न लेफ्ट का कहीं अता पता न कहीं कांग्रेस का अता पता है। और ये दल क्या कहते हैं, इनकी क्या स्थिति है, क्या ये भी ममता बनर्जी के साथ मिल करके भाजपा को रोकने का प्रयास करेंगे? भाई देखिए पिछले चुनाव में उनको कोई सीट नहीं मिली, इसका पीछे रीज़न क्या है? उनका वोटर कहाँ है? अगर वोटर जो है शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। ममता बनर्जी का कोर वोटर भी लगभग, जहाँ तक हम लोग आकलन करते हैं, वो जो है कांग्रेस और लेफ्ट का टर्न आउट हुआ, उसकी तरफ गया है। तो इन सारी चीज़ों को बड़ा समझने की। और बंगाल चुनाव, इन 5 राज्यों को चुनाव को छोड़िए, इसमें बंगाल चुनाव बहुत अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतती है, उनकी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा किला फतह करेगी भारतीय जनता पार्टी। और हमको लगता है कि इसके लिए पार्टी जो है एड़ी चोटी एक करके रखी हुई है। और जो रिजल्ट आएगा वो तो खैर 4 मई को आएगा, लेकिन इस दौरान क्या क्या होगा, कितने उसमें जो है तरह तरह के कलर देखने को मिलेंगे बंगाल चुनाव में, ये हम आप बैठ के देखेंगे और लगातार चर्चा भी करते रहेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव बहुत ही कड़ा मुकाबला है, ये कि न केवल ममता बनर्जी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी।
बिल्कुल। चलिए, और अब समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी बात रखिए। फरीद जी, पहले आप जल्दी से बोलिए, हाँ, इसके बाद मैम आप बोलिएगा, फिर नवीन जी, बट जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा ताकि सभी लोग अपनी बात रख पाए। मैंने सभी की बात सुनी, नवीन जी की भी बात सुनी। नवीन जी भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनसे मैं अक्सर मिलता रहता हूँ। लेकिन नवीन जी का जो आकलन है वो, क्योंकि हमारे ही भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहते हैं और शुभेंदु जी के साथ रह रहे हैं, उनके कहने पे ही शुभेंदु जी शायद वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं अपने मित्र नवीन जी से ये कहना चाहूंगा कि शुभेंदु जी को आपने गलत जगह फंसा दिया। इस बार ये नंदीग्राम नहीं है, ये भवानीपुर है, कोलकाता की सीट है। इस बार लोड शेडिंग में यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। और दूसरी चीज, हमारे प्रियदर्शी जी का जो विश्लेषण मैं देख रहा था, वहाँ बहुत अच्छा आपने विश्लेषण किया। लेकिन सर, एक छोटा सा आपसे बात कहता हूँ कि आपने कागजी तौर पर पढ़ा है, जमीन की जो रियलिटी ये है कि ममता बनर्जी के साथ जनता है और जनता ममता बनर्जी को एक बार फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और जितना अत्याचार इन्होंने बंगाल और बंगालियों पर किया है, जिस तरह से नवीन जी कह रहे थे कि हमने डीजी को हटा दिया, हमने चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, तो इनकी भाषा आप समझ लीजिए कि ये लोग निजाम पैलेस में बैठकर शुभेंदु बाबू के कहने पर अधिकारियों को हटा रहे हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो ये बंगाल की जनता बहुत सीरियसली देखती है, बहुत सीरियसली देख रही है, और इसी चीज का करारा जवाब एक बार फिर आने वाली 4 मई को बंगाल की जनता देगी और बीजेपी को 50 से नीचे सीटों को सिकोड़ने का काम करेगी। ठीक है, कुनरू पुष्पलीला मैम, जल्दी से बोलिएगा। मैम मुझे सुन पा रही है, अनम्यूट करिए और जल्दी से अपनी बात रखिएगा प्लीज। हाँ, ये राष्ट्रपति के बारे में तो परसों भी मैं बोलने वाली थी, बीच में टाइम नहीं दिया था, आप नहीं थे राखी जी। अच्छा। तो वहां पर भी राष्ट्रपति जी हमारा हैदराबाद में बहुत बार आके चली गई थी, मगर वो जो है ना नॉन ऑफिशियल प्रोग्राम है, वो प्राइवेट प्रोग्राम में आते हैं, मनमाने से चले आते हैं वो लोग, वो ऑफिशियल नहीं लेते। जब वो धरना पे बैठी है, वो मैडम ने उन लोग इन्फॉर्म भी करे तो ना, जब प्रोटोकॉल के हिसाब से प्राइवेट वाला देखने का प्रोग्राम में, ये वहां का सरकार उसको ऐसा नहीं देते, जस्ट एसपी को बोल देते हैं, उनका रक्षण करने के लिए वो काम करते हैं। मगर वो वहां का सरकार जो उनको इन्फॉर्मेशन करके दूसरों का प्राइवेट प्रोग्राम में जाके वहां का मुख्यमंत्री करना, वो सब करना, ये वो गलत बातें कर रही है। और राष्ट्रपति के बीच में लेके आने का और एक महिला को टकाफर करने का हिम्मत नहीं है, तो ऐसा थोड़ा सा काम करना ये लोगों को शोभा नहीं देगा। और जो है ना बीजेपी, सुनिए भैया, अरे क्या बात में बीच में आपते आप ये जो बोल रहे हैं ना, कलकत्ता होने दो, अब जो भी हो, अभी 5 इलेक्शंस में मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार भी दीदी आएगी। हम लोग गठबंधन में है नहीं है, हमारा रिजल्ट क्या है, हमको टाइम है, हम रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, 99% होप है हमारा को, तो चलेंगे, देखेंगे, 4 को देखेंगे मैडम। ठीक है मैम, जुड़ूंगी मैं और आप सब लोगों को जरूर जोड़ूंगी, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा वो रिजल्ट का और पश्चिम बंगाल के चुनाव का। नवीन जी अपनी बात रखिए जल्दी से। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? को सुन पा रहा हूँ राखी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ राखी जी। हाँ, अपनी बात रखिए जल्दी से। राखी जी, मैंने कहा कि इंडी गठबंधन इस बार जो है पिंडी गठबंधन में चला गया बंगाल में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी प्रचार में क्या आएंगे, ममता बनर्जी के विरोध में ये कैंडिडेट दे रहे हैं। सीपीएम देखिए, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस बंगाल के अंदर में खत्म है। इनको एक एक सीट अगर मिल जाए तो इनके लिए बधाई मैं देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस ढंग से अधीर चौधरी ममता बनर्जी के पीछे पड़े हैं, तृणमूल सरकार को हटाने में लगे हुए, मुझे नहीं लगता है। मेरे काबिल मित्र फरीद खान साहब ने कहा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 से 77 और 77 से 177। देखिए इस बार पश्चिम बंगाल में क्या है, एसटी हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, जिस ढंग से एक आदिवासी राष्ट्रपति का पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में सरकार में जो अपमानित करने का काम किया है, इस बार आदिवासी छोड़ने वाले नहीं है। ये पहला राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इतनी बड़ी बेइज्जती जो तृणमूल सरकार के द्वारा की जाती है, ये कल्पना से बाहर है। आदिवासी इस बार इनको एक वोट नहीं देने वाले हैं। और मैं आश्वस्त हूँ, और रहा मुसलमानों का बात, मुसलमान कम्युनिटी को केवल ममता बनर्जी के नेतृत्व में गांजा बेचने का काम, शराब बेचने का काम, सट्टा बेचने का काम, ये केवल ममता बनर्जी के नेतृत्व में मुसलमानों को दिया गया है। मुसलमान पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में जो मुसलमानों की स्थिति बना दी है ममता बनर्जी ने, मैं फैक्ट बताऊं, केवल शराब बेचने का, गांजा बेचने का, सट्टा लिखने का, मुसलमानों को जो बर्बाद इन्होंने किया है, मटिया ब्रिज देख लीजिए, कलिंगा कॉलोनी देख लीजिए,
आज तक आप सरकार देख लीजिए, राजा बाजार देख लीजिए, ये तमाम इलाकों के अंदर में जो ममता ठीक है, बनर्जी ने मुसलमानों को आप लोगों की ना, आप लोगों की बात सुन के एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया। एक सेकंड रुकिएगा। अरे मैं तो बोल रहा हूं, फरीद जी, बोलने तो दीजिए फरीद जी, नवीन जी प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट। फरीद भाई, भवानीपुर में ममता बनर्जी को मैं 50,000 वोटों से हारेंगी, आज बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम तब चर्चा करेंगे। देखना बंद कर दीजिए, सुरेंद्र जी को हम लोगों ने फंसा दिया है। चलिए देखिए, समय की सीमा है, मैंने पहले ही कह दिया था। एक सेकंड रुक जाइए, छोटा सा सवाल है। प्रियदर्शी जी बस छोटे से कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। बंगाल का जो चुनाव है मुद्दों पर है या हिंदू मुस्लिम रोहिंग्या या बांग्लादेशी, इन पर है? कैसे देख रहे हैं? मुद्दों पर है, मेन मुद्दों पर है, योजनाओं पर है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है या कुछ और? सर प्लीज एक मिनट, महत्वपूर्ण सवाल है, बोलने दीजिए। विकास पे चुनाव लड़ रही है। मुद्दा की भूमिका 20%, जितने भी मुद्दे होंगे वो चुनाव में सिर्फ 20% की भूमिका निभाएंगे। बाकी हिंदू मुस्लिम रोहिंग्या SC ST क्षेत्रीय मुद्दे, बंगाली भाषा, यही मुद्दे हावी रहेंगे जो अभी दिख रहा है आपको। और सबसे ज्यादा जो एक फैक्टर मैं जोड़ना चाहूंगा, इस बार उत्तर पश्चिम बंगाल बहुत निर्णायक होने वाला है। उस इलाके में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ रही है और वहां TMC लगातार कमजोर होते जा रही है, और जो सुनामी चल रहा है उत्तर पश्चिम बंगाल के इलाके में, अगर वो और बड़ा हो गया तब तो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये यकीनन मानिए, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि कौन जीत रहा है कौन हारा, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि सत्ता में पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी ही है, खोने के लिए ममता बनर्जी को है। भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा चुनाव में पहले से बेहतर होकर के उभरी है और पा रही है, गेन कर रही है, और वही अगर स्पीड बना हुआ रहा तो यकीन मानिए जिस स्पीड से पिछले 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसी रफ्तार से चलती रही तो इस बार ममता बनर्जी के लिए खतरा है। राखी जी, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि चुनाव है और हर दिन एक नई अपडेट निकल कर आती है, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो अपने आप में बहुत एक रोचक और दिलचस्प होते हैं। पश्चिम बंगाल पर तो सबकी नजर है ही, पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो 5 राज्य हैं उनको भी समझने की जरूरत है। पर क्योंकि यहाँ एक बार फिर से TMC वर्सेस BJP है, कोई और अन्य दल इस बीच नहीं आ रहा है, तो ये बड़ा रोचक हो जाएगा। देखिए क्या कुछ यहाँ से निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।